बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव का इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव हम लोग पहले से भी पढ़ चुके थे, जिसमें हमने स्ट्रिंग वेव की बात की थी और स्ट्रिंग वेव में इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ था, स्टेशनरी वेव उस टाइम पर पढ़ा था। तो अब हम लोग साउंड वेव का इंटरफेरेंस देखेंगे किस तरीके से होता है। तो टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। सो इंटरफेरेंस ऑफ interference of sound waves। ध्यान दें बेटा कि क्या होता है ये। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव की अगर बात करेंगे तो कोई दो वेव है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इससे दो साउंड वेव ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। एक साउंड वेव ये गई बेटा, एक साउंड वेव लेट से ये गई। ये दोनों एक दूसरे से जब सुपर इम्पोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जब सुपर इम्पोज करेंगे तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे इनके एसएचएम का, इनके डिस्प्लेसमेंट का, जो पार्टिकल को डिस्प्लेस कराएंगी उनका जो वेक्टर सम होगा, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, इस फिनोमिना को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव। अब जैसे कि बच्चे हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि ये जो साउंड वेव है वो प्रेशर वेव की तरह एक्ट करती है, तो मैं इसकी इक्वेशन प्रेशर वेव के टर्म में लिख ले रहा हूँ। जैसे मैंने लेट कर ली कि एक साउंड वेव की इक्वेशन है P1 या Y1 इक्वल टू प्रेशर के टर्म में P1 साइन ओमेगा टी। क्योंकि मैं इंटरफेरेंस करा रहा हूं, तो इंटरफेरेंस कराऊंगा तो हम लोग केवल एसएचएम की ही इक्वेशन लिखेंगे, ये बात पहले से पता थी। और दूसरी अपने पास में P2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों को अच्छे से ये बात पता है, जब मैंने इनका इंटरफेरेंस कराया था यानी वेक्टर सम कराया था, तो रिजल्टेंट वेव जो बनी थी वो y1 प्लस y2 आई थी। और यहां से y इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे, सो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में P1 साइन ओमेगा टी प्लस P2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बना। अब बेटा अगर इसमें हम लोग ध्यान दें तो y इक्वल टू आ गया अपने पास में P1 साइन ओमेगा टी एंड अगेन P2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को अपन लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। ये बन गया। यहां से बच्चे ये बात पता है कि हम लोग इधर पर ओमेगा टी वाले टर्म एक साथ लिखते थे, सो y इक्वल टू आ गया था अपने पास में P1 साइन ओमेगा टी प्लस P2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस P2 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। इससे अगर अपन लोग देखें तो y इक्वल टू यहां पर आ जाएगा P1 प्लस P2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस P2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। इसकी अगर बात की जाए तो ये वाला जो टर्म है बेटा अपने पास में, इसको अपन लोग कहेंगे, मैंने कह दिया कि रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड आया होगा, जो रिजल्टेंट प्रेशर वेव आएगी साउंड वेव, उसका एम्पलीट्यूड मैंने लेट से कर लिया P। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया P कॉस थीटा और इसकी जगह लिख दिया P साइन थीटा। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी बेटा वो P साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आएगी। यहां से अगर देखें तो ये जो वैल्यू मैंने लेट की थी बेटा, अभी मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं, इस वैल्यू को मैंने बोला कि लेट कर लेते हैं P1 प्लस P2 कॉस फाइव, ये आ गया अपने पास में P साइन थीटा एंड P1 एंड P2 साइन फाइव, सॉरी इसे लिख दिया P कॉस थीटा, और ये वाला तो टर्म हो गया बेटा P साइन थीटा। इसे मैंने लेट कर लिया इक्वेशन 1 और इसे लेट कर लिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे अपन लोग तो बेटा क्या बनेगा,
तो बन जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे देन पी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस पी वन प्लस पी टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे बेटा तो आ जाएगा पी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू पी वन पी टू ऑफ कॉस फाइव। अब अगर अपन लोग इसमें देखेंगे, ध्यान देना बेटा, तो ये बना टर्म आगे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, वो सॉरी रिजल्टेंट प्रेशर पी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर कॉमन लिया साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एंड अगेन हो गया अपने पास में टू पी वन पी टू ऑफ कॉस फाइव। सो पी की वैल्यू तो आ गई बेटा अंडर रूट ऑफ पी वन स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म तो 1 के इक्वल है, मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास में पी टू स्क्वायर टू पी वन पी टू कॉस फाइव। ये सारी बातें अपन लोग जब वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ी थी तो उसके इंटरफेरेंस में सीख चुके थे। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने यहाँ पर सीखी थी, इंटेंसिटी वाला टर्म। तो जो प्रेशर का स्क्वायर था वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये बात भी हम लोग जब इंटेंसिटी सीखी थी साउंड वेव की तब देखा था कि जो प्रेशर का स्क्वायर वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपन लोग यहाँ पर जो लिख सकते हैं वो इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू ऑफ कॉस फाइव। इतनी बातें सीख चुके थे। अब देखो ये सब बातें पुरानी है बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोग ये बातें पढ़ चुके थे। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं हो रहा है वो इससे पिछले लेक्चर जिसमें इंटरफेरेंस पढ़ाया हुआ था स्ट्रिंग वेव का, वो सारी बातें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की गई हैं, तो वहां पर देख सकता है। आगे देखते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर मुझे यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होती है, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर कॉस फाइव की तो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और cos फाइव की अगर मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है तो आई मैक्स की जगह तो हम लोग लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन इंटू अंडर रूट ऑफ आई टू। यानी कि जो आई वन और ये आई टू है, क्या मैं इसे अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं। और अगर ये लिख दिया तो ये वाला तो बेटा फॉर्मूला सामने चमक गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए इंटू बी का। सो आई मैक्स आ गया अपने पास में, आई मैक्स आ गया अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, ये बना आई मैक्स। ऐसे ही अपन लोग आई मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो फॉर आई मिनिमम अगर देखें, फॉर आई मिनिमम कॉस फाइव शुड बी इक्वल टू द -1। क्यों इसकी वैल्यू -1 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, देखो ये टर्म तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तभी तो आई मिनिमम आएगा रिजल्टेंट। तो ये टर्म इसकी cos फाइव की मिनिमम वैल्यू तो बेटा -1 होती है, और -1 अगर रखोगे तो यहाँ पर आई मिनिमम भी अपने को पता लग जाएगा, और वो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। ये सब बातें याद रखने वाली हैं और पिछले लेक्चर में अपन लोग कवर कर भी चुके थे। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बात और बताई थी बेटा कि जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी वहां पर तो होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सारी बातें याद करते हैं। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी वहां पर तो होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर हम लोग ये कहते थे कि यहां पर तो मैक्सिमा मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? मैक्सिमा मिलेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जहां पर इंटेंसिटी बेटा मिनिमम होती थी वो होता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बोलते थे कि यहां पर जो मिलेगी इंटेंसिटी की मिनिमा मिलेगी, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और इधर पर इंटेंसिटी की तो मिनिमा फाइंड आउट होगी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और
एक बार रिवाइज करा देता हूँ कंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या था। चलो देखते हैं। तो अगर अपन लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैं ये बोल दूं जहां पर अपन को मिनिमा मिलेगी उसकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव मींस मैक्सिमा, सॉरी, जहां पर मैक्सिमा मिलेगी यानी फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने बोला कि आई की वैल्यू तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्स, और फॉर आई मैक्स जो है वो होना क्या चाहिए। अगर आई की साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो बेटा उसके लिए मैंने ये बोला कि cos फाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि शुड बी इक्वल टू द +1। अब बेटा cos फाई की वैल्यू +1 कहां पर होती है पहले देख लेते हैं। एंड cos फाई है क्या बेटा, cos फाई है दो साउंड वेव के बीच का फेस डिफरेंस। तो इसके बीच की +1 वैल्यू कहां होती, तो देखो बेटा कहां पर होती, एक तो 0 पर होती, यहां पर 0 डिग्री पर होती 1, इस तरफ पहुंचते 90 पर, ये 90 हो गया, 90 पर 0 होती, इधर होती -1, फिर 0 फिर 1, तो या तो 0 पर 1 होगी, या फिर 2 पाई एंगल अगर घूम आते तब 1 होती, या फिर आगे 2 पाई और घूमते यानी 4 पाई घूमते तब 1 होती, आगे और 2 पाई घूमेंगे यानी कि 6 पाई घूमेंगे तब भी 1 होगी। तो cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा। तो एक बच्चा बोलेगा सर या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या फिर 4 पाई हो, या फिर 6 पाई हो। तो लास्ट में क्या मैं इसे जनरल टर्म 2n पाई लिख सकता हूं। बच्चे बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं, इसे तो 2n पाई लिख देना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये तो फाई की वैल्यू हो गई 2n पाई, एंड फाई क्या है बेटा अपने पास में फेस डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस अपन लोग कोहेरेंट सोर्सेस के लिए निकाल चुके थे, और वो था लैम्डा अपॉन में 2 पाई टाइम्स ऑफ फेस डिफरेंस। ये फॉर्मूला अपन लोग पहले ही डिराइव कर चुके थे। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए। फेस डिफरेंस तो बेटा जनरल टर्म में हमने देख लिया, वो किसके इक्वल है, 2n पाई के इक्वल। तो फेस डिफरेंस तो हो गया 2n पाई, तो यहां लिखा लैम्डा अपॉन में 2 पाई टाइम्स ऑफ 2n पाई। 2 से तो 2 कैंसिल, पाई से तो पाई कैंसिल। सो पाथ डिफरेंस की तो वैल्यू आ गई अपने पास में n टाइम्स ऑफ लैम्डा, n लैम्डा हो गया अपने पास में पाथ डिफरेंस। वेर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही, जरा ध्यान देना बेटा। अगर मैं इस 2n पाई में n की वैल्यू 0 डालूं, तो जैसे मैंने 0 डाली 0 आ गई। अगर मैं इस 2n पाई में n की वैल्यू 1 डालूं, तो जैसे यहां पर n 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 और पाई 2 पाई होगा। अगर मैं 2 लिखूंगा तो आ जाएगी 4 पाई। तो n की वैल्यू बेटा कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 1 2 3 इस तरीके के नंबर चलते चले जाए। तो ये तो पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस की बात हो गई, किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मिनिमा जहां पर मिलेगी साउंड की इंटेंसिटी, रिजल्टेंट साउंड की इंटेंसिटी जहां पर मिनिमम होगी उसके लिए बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव। डिस्ट्रक्टिव interference of the sound wave तो अगले टर्म में हम लोग साउंड वेव के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में समझेंगे। समझना बेटा क्या है, देखो बेटा साउंड वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया मिनिमा, और मिनिमा मतलब साउंड वेव की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इंटरफेरेंस करने के बाद में वो होनी चाहिए मिनिमम। और मिनिमम तो बेटा तभी होगी जब cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर cos फाई की तो -1 वैल्यू तो मुझे पता है कहां पर होती है, यहां पर तो 0, वो यहां पर तो 1 0 डिग्री पर, 90 पर तो 0, 180 पर -1, फिर 0 फिर 1। यानी बच्चा बोलेगा सर पाई अगर चलते हैं यहां से
तो पाई एंगल के बाद में कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, -1। उसके बाद कब होगी, तो एक बच्चा बोलेगा सर उसके बाद तो एक बार और 2 पाई और चल जाओ, तो पाई प्लस 2 पाई और चलोगे तब आ जाएगी, यानी 3 पाई चलने के बाद भी आएगी। तो बच्चे बोलेंगे सर जो फेस डिफरेंस है फाई दोनों रिजल्टेंट वेव के बीच का, वो तो या तो पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो या 7 पाई हो या 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई हो, ये होना चाहिए, तभी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तभी तो मिनिमम मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जनरल वैल्यू तो ये हो गई, वेयर n कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेयर n इज स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से बेटा हो रहा था पहले भी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, ध्यान देना। तो अब अगर देखें तो एक बच्चे का मन हुआ कि सर क्या मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल भाई, पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो, और ये पाथ डिफरेंस तो होना चाहिए लैम्डा अपॉन में 2 पाई इनटू फेस डिफरेंस, एंड फेस डिफरेंस इज व्हाट, 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई। सो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब मैं अगर n की जगह 0 पुट करूं, देखो n की जगह अगर मैंने 0 पुट किया तो पाथ डिफरेंस बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिखोगे लैम्डा बाई 2, अगेन n की जगह 1 पुट किया तो 3 लैम्डा बाई 2, अगेन 5 लैम्डा बाई 2, अगेन 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से चलते चले जाएंगे, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक भी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा, उनके बीच पाथ डिफरेंस जब दो वेव साउंड वेव्स चलेंगे उनके बीच का, और किस तरीके से इनके बीच का फेस डिफरेंस क्या क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई। कहां कहां पर मैक्सिमम मिलेंगे, क्या क्या फेस डिफरेंस होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल लेकर चलता हूं, लेट से कि अपने पास में दो वेव्स हैं साउंड वेव, एक साउंड वेव ये है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक साउंड वेव ए पॉइंट से चली ऐसे, मैंने तो ऐसे बेटा डिनोट कर दिया, साउंड वेव तो एक्चुअल में ऐसे प्रेशर वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी साउंड वेव ऐसे चली, दोनों एक जगह पर आकर मिल गई, लेट्स से दैट पॉइंट इज पी। मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट पी है, वो ये जो साउंड वेव जो सोर्स ए से निकल रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और दूसरी जो साउंड वेव है उसकी भी इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट, एंड इनिशियल फेस डिफरेंस बिटवीन these waves is phi। इन वेव्स के बीच का जो फेस डिफरेंस है बेटा वो तो फाई है। तो अगर इन वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस फाई है और इन दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है, देन फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, कोई दिक्कत नहीं, निकलेगी यार, देखते हैं। मान लो ये वाली वेव आ रही, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, और इनके बीच का फेस डिफरेंस है फाई। चलो बनाते हैं। तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, बच्चा एक कूद करके बोलेगा सर ये तो था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2 इंटू इनके बीच का फेस डिफरेंस का कॉस फाई। वैल्यू क्या थी, तो दोनों ही I1 और I2 दोनों इक्वल थे, इक्वल इंटेंसिटी की साउंड वेव थी, तो I1 की जगह तो I0 प्लस I2 की जगह भी I0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I0 इंटू I0 का स्क्वायर, रूट के अंदर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यानी यहां पर आ गया 2I0 टाइम्स ऑफ कॉस फाई। मीन्स मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी I0 प्लस I0 2 टाइम्स ऑफ I0 प्लस 2I0 कॉस फाई, और यहां से आ जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा 2I0 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस कॉस फाई। और cos फाई को लिखने का भी एक तरीका बेटा वो है अपने पास में 2I0 1 प्लस cos फाई को क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 2 साइन, सॉरी cos फाई को अगर लिखना हो बेटा
तो इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में, 2 cos स्क्वायर 5/2 -1 ये बन जाएगा। सो +1 and -1 कैंसिल आउट, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 2 to the 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। ये तो हो गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यहां तक बातें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं होगा क्या समझो। अब कोई एक बच्चा बोले सर मुझे तो इंटेंसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ भी चाहिए, एक ग्राफ बना के दिखाओ। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं प्यारे, ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा फेज डिफरेंस जो है वो या तो 0 हो या 2π हो या 4π हो या 6π हो। तो अगर मैं यहां पर 0 रखूंगा, ध्यान देना, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर मैं यहां 2π रखूंगा तो 2π 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वायर भी +1। 4π लिखूंगा सेम थिंग रिपीट। तो हर बार में यहां पर तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज द 4I0। और आनी भी चाहिए हर 4I0, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि Imax तो मुझे पता था बेटा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर थी, और I1 I0 है, I2 भी तो I0 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो 2I0 का स्क्वायर हो गया, और इसे तो 4I0 ही लिखेंगे। ऐसे अगर मैं I मिनिमम की बात करूं तो I मिनिमम कब होना चाहिए, जब फाई की वैल्यू या तो पाई हो या 3π हो या 5π, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो जैसे मैं यहां पाई रखूंगा तो π/2 बेटा वैल्यू क्या होती है 0, या 3π रखूंगा तो 3π/2 वैल्यू 0, या 5π रखूंगा तो 5π/2 वैल्यू 0। तो अगर ये वाला पूरा टर्म 0 तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 ही हो जाएगा। तो मिनिमम इंटेंसिटी तो मेरे बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर 0। होनी भी चाहिए यार, इस तरीके से भी अगर देखेंगे तो I मिनिमम तो होता था अपने पास में √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अब समझो ये भी I0 कैंसिल आउट करेंगे, 0 आ जाएगी। तो I मिनिमम तो 0 ही आनी है अगर सेम इंटेंसिटी की दो साउंड वेव इंटरफेयर कर रही है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर ग्राफ बनाना चाहे तो कैसा बनेगा, तो मैं बोलूंगा यार ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 4I0 cos स्क्वायर 5/2 का ग्राफ बना सकता हूं? यार बना तो इसका भी सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका ये लग रहा है, मैं 2I0 cos phi का ग्राफ बना जाऊं। और क्या मुझे पता है cos थीटा का ग्राफ क्या होता है? बच्चे बोले बिल्कुल सर, cos थीटा का तो ग्राफ ऐसे चलता है, इधर अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये बना। लेकिन यहां पर सिर्फ इसका ग्राफ नहीं है भाई, ये वैल्यू है इसकी, एम्पलीट्यूड वैल्यू इसकी कितनी है 2I0, लेकिन इसमें कुछ जुड़ा हुआ है 2I0 और, तो 2I0 ऊपर और यहाँ 2I0 नीचे। देखो यहां पर ये 2I0 कुछ ऊपर है इतना, ये 2I0 रहा, और इधर भी 2I0। अब क्या होगा देखो, ये तो ग्राफ सिर्फ इतने पोर्शन का, इसमें अगर मैं 2I0 और ऐड करूंगा तो यही वाली चीज जो है, ये जो पूरी चीज है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी कुछ, ये पूरा ऊपर की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ये वाला जो ग्राफ है ये कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, मतलब ये ग्राफ जो है 2I0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां देखेंगे ये इंटेंसिटी आ गई 4I0 मीन्स यहां पर मैक्सिमा है, यहां पर 0 आई तो मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक नंबर करो, ध्यान देना बेटा, देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ इस तरीके का सेटअप कि ये कोई रूम की सीलिंग है, ये रूम की सीलिंग है, और यहां पर एक सोर्स है, ये कोई सोर्स है, इधर पर डिटेक्टर है ग्राउंड पर,
गिवन है कि सोर्स और डिटेक्टर के बीच की डिस्टेंस वो दे रखी बेटा 120 मीटर। ऐसे सोर्स और डिटेक्टर के बीच की डिस्टेंस 120 मीटर है। सीलिंग से इनकी लाइन ज्वाइनिंग की जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, मतलब सीलिंग 25 मीटर हाई है। अब देखो न्यूमेरिकल बेटा क्या है। न्यूमेरिकल ये है कि इधर से साउंड सोर्स एमिट करता है और वो साउंड जो है इस डिटेक्टर के पास में जाता है, एक तो ऐसे इस रास्ते से एक साउंड वेव, और एक साउंड वेव यहां पर जाकर के टकराएगी इस पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट से टकराने के बाद में दोबारा डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। मतलब इसे मैंने एस दे दिया, इस पॉइंट को नाम डी दे दिया। तो ऐसे एस से पी गई, पी से टकराई, डी पर पहुंच गई। अब ये दो रास्ते से साउंड गया और इस पॉइंट पर जाकर के डी पॉइंट पर जाकर के इंटरफेयर किया, तो यहां इंटरफेरेंस हो गया, और इंटरफेरेंस हो गया तो हमें फाइंड आउट करनी, फाइंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ बतानी, ऑफ रिजल्टेंट साउंड, यार साउंड वेव्स कहते हैं, रिजल्टेंट वेव फॉर विच डिटेक्टर हियर मैक्सिमा। डिटेक्टर मैक्सिमा सुनता है, उसके लिए वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी। सिंपल सी बात है यार, निकाल लेते हैं किस तरीके से होगा। अब समझो, अगर डिटेक्टर मैक्सिमा बेटा सुनेगा इस पॉइंट पर, तो ये बात क्लियर है कि ये वेव जितना पाथ ट्रेवल करेगी, ये जितना ट्रेवल करेगी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस तो एन लैम्डा होना चाहिए। भाई मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना था, अभी बताया कि एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहां से यहां जाएगा, साउंड टकराएगा, इधर पहुंचेगा, तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, वो तो होना चाहिए एन लैम्डा के बराबर। निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस निकालने में कोई बड़ी खीर नहीं है। ध्यान दो, अगर यहां से यहां तक 120 है तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू तो 60 मीटर होगी, और अगर ये 60 मीटर है तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर यानी 3600 प्लस 25 का स्क्वायर मतलब 625, ये बनी। इसका अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे यानी s इंटू पी, एस पी, तो वो वैल्यू आ गई यार अंडर रूट ऑफ 3600 प्लस 625, और ये बन जाएगी अपने पास में 4225। और मेरे ख्याल से यार ये रटने वाली चीज है कि 4225 65 का स्क्वायर रूट होता था। 65 का जो स्क्वायर होगा वो 4225 का, तो ये वैल्यू आ गई 65 मीटर। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो वेव एक तो चली इधर से इधर 65, फिर इधर से इधर चली 65, यानी टोटल ये कितनी चली यहां से यहां तक। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो 130 चल गई, 65 प्लस 65, यानी कि पाथ डिफरेंस जो आना चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ एस पी माइनस एस इंटू डी, एस डी। तो 2 टाइम्स ऑफ 65 माइनस 120 यानी 130 माइनस 120, दैट इज द 10 मीटर। ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब अगर मैं पूछूं कि अगर डिटेक्टर को मैक्सिमा सुनाई दे रही है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो एन लैम्डा के बराबर होगी, यानी एन लैम्डा इक्वल टू आ गया 10 मीटर। सो वेवलेंथ जो आनी चाहिए वो 10 अपॉन में लैम्डा मीटर आनी चाहिए। मैंने कहा कौन कौन सी इसे वेवलेंथ के साउंड सुनाई देंगी, तो बच्चे बोलेंगे कि सर एक बार तो n की जगह 1 मैं पुट करूंगा, यानी कि 10 मीटर की वेवलेंथ की सुनाई देगी जहां पर मैक्सिमम मिलेगी। दूसरी बार में मैं n की जगह 2 पुट करूंगा यानी 5 मीटर। तीसरी बार में तो n की जगह 3 पुट करूंगा यानी 10/3, और ऐसे चलते ये सुनाई देगी। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा,
एक और न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं, समझो। मान लो न्यूमेरिकल ये है कुछ इस तरीके से कि अपने पास में कोई दो साउंड के सोर्स है। एक साउंड का सोर्स बेटा ये है S1 और दूसरा साउंड का सोर्स है S2। इनसे कैपिटल D डिस्टेंस दूर, कैपिटल D डिस्टेंस दूर एक रास्ता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसा एक रास्ता है। इस रास्ते पर एक डिटेक्टर है, वो मूव कर रहा है ऐसे, इधर इधर ऐसे मूव कर रहा है। अब ये डिटेक्टर जब मूव कर रहा है तो यहां से एक साउंड जनरेट हो रहा है, एक यहां से साउंड जनरेट हो रहा है। डिटेक्टर जो है उसे मैक्सिमा सुनाई दे रही है, डिटेक्टर को मैक्सिमा सुनाई दे रही है। देन मैक्सिमा सुनाई देगी डिटेक्टर को, तो हमें फाइंड आउट करनी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर फ्रॉम द, यहां t इक्वल टू 0 पर O पॉइंट पर है डिटेक्टर, एट t इक्वल टू 0 डिटेक्टर इज एट पॉइंट O। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द डिटेक्टर फ्रॉम द पॉइंट O वेयर डिटेक्टर विल हियर मैक्सिमा। फाइंड, मैं दे रहा हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ डिटेक्टर, पोजीशन ऑफ डिटेक्टर फ्रॉम पॉइंट O where detector will hear maximum। ये तो साउंड इंटरफेयर कर रहा हूं, डिटेक्टर इज फ्री टू मूव, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है इन दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो मैंने लेट कर लिया कि एक पोजीशन ऐसी थी, यहां से ऐसे चला डिटेक्टर, यहां पर पहुंचा और ये पोजीशन थी बेटा बाई, और इस पोजीशन पर डिटेक्टर ने यहां से यहां पहुंचने पर ऐसे करके वेव गई होंगी, इस पोजीशन पर दो वेव आकर के ऐसे मिल गई और इंटरफेरेंस हो गया, और डिटेक्टर जब यहां पर पहुंचा है तो इसे मैक्सिमा सुनाई पड़ गई। ठीक है, जब डिटेक्टर वहां पर पहुंचा तो उसे मैक्सिमा सुनाई पड़ गई। गिवन क्या क्या बेटा कि इनके बीच की ये डिस्टेंस d है और ये वाली वैल्यू तो स्मॉल d है, और ये भी गिवन है कि स्मॉल d इज मच 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 लेस देन कैपिटल D। मतलब ये जो साउंड सोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D से बहुत कम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना बेटा। अब अगर मैं बात करूं, मैं कहूं ये पॉइंट P है और यहां पर इसे मैक्सिमा सुनाई दे रही, तो इसकी O पॉइंट से पोजीशन क्या होगी, यानी वैल्यू मुझे किसकी फाइंड आउट करनी बेटा, बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यही तो पोजीशन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। ध्यान देना बेटा, मैंने इन दोनों से यहां पर लिया एक लाइन ऐसे करके P पॉइंट पर मिला दी, इसके बीच से ऐसे, और मैंने लेट कर लिया ये वाला एंगल तो थीटा है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, अगर स्मॉल d जो है वो कैपिटल D से तो बहुत छोटा है, और अगर स्मॉल d कैपिटल D से बहुत छोटा है तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, और ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये वाली जो लाइंस हैं वो वाली लाइंस लगभग पैरेलल लाइन होगी। कैसे समझो, मान लो ये कोई दो पॉइंट है, यहाँ ये दो सोर्स हैं, ये दो सोर्स हैं, और इन दोनों सोर्स से बिल्कुल पास पास में, इतने पास पास में दो सोर्स हैं, और इनसे साउंड ऐसे जनरेट हो रहा, और बहुत दूर, मान लो मैंने माना कि 10 मीटर दूर जाकर के ये ऐसे करके मिल रहे हैं एक दूसरे से, और मैं तो 10 मीटर भी बहुत कम कह रहा हूं, बहुत ज्यादा दूर होंगे क्योंकि D इज लेस देन कैपिटल D। तो ऐसे अगर साउंड जाएगा तो ये बहुत देर में जाकर के ऐसे मिलेगा, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों वेव जो है बिल्कुल पैरेलल चलती चली जानी, यानी पैरेलल वेव है। और अगर ये वेव पैरेलल है, मैंने कहा एंगल बहुत छोटा है, अगर पैरेलल वेव है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते, निकाल सकते हैं। समझो कैसे, मैंने मान लिया कि यहां पर इस तरफ, इधर इस वाली लाइन पर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और इसको मैंने नाम दे दिया A, यहां पर एक नाम दे दिया A। अब समझो अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो 90 डिग्री पूरा था, तो ये वाला इतना एंगल होगा बेटा 90 माइनस थीटा, और अगर इतना एंगल 90 माइनस थीटा है तो इस वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर वो तो इस पर भी होगा, क्योंकि मैंने कहा ये तो लाइन बिल्कुल एक पैरेलल लाइन की तरह होंगी। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल तो थीटा हो
अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल S1 S2 A की, सो इन ट्रायंगल S1 S2 A साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो S1 S2 A के लिए परपेंडिकुलर तो बेटा S2A है और हाइपोटेन्यूज तो S1 S2 है। सो साइन थीटा इक्वल टू S2A अपॉन में S1 S2। सो S2A की तो वैल्यू आ गई अपने पास में, S1 S2 मींस D साइन थीटा, यानी ये वैल्यू आ गई। अब समझना फिर से कहानी क्या है। कहानी ये बेटा कि अगर दो कोई लाइन थी बिल्कुल पास पास ऐसे चल रहे, थोड़ा सा ऐसे, एक लाइन यहां से चल रही, एक लाइन यहां से, और बिल्कुल ऐसी है कि पैरेलल लाइन ऐसे जा रही, इससे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो जितनी ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल होंगे लगभग। और अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी ये और इनके बीच का डिफरेंस, तो डी साइन थीटा आना चाहिए। समझो कैसे, मान लो एक यहां से एक ए पॉइंट से वेव निकली, दूसरी बी पॉइंट से वेव निकली, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, ये वाली डिस्टेंस ए से पी और बी से पी अगर इक्वल है तो इनके बीच का कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो वही कहानी तो मैंने बनाने की कोशिश की है कि S1P और ये AP ये दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल इसको मैंने उठाकर ऐसे रख दिया, ये दोनों बराबर हो गए, तो पाथ डिफरेंस तो बेटा इन दोनों के बीच का तो डी साइन थीटा आ गया। तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो चुका है, डी साइन थीटा। चलो बना लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पता है, एक दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये वाली लाइन मेरे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम को तो फॉलो ही नहीं करेगा, कोई एक साइड तो बड़ी होनी चाहिए। बेटा होगी, पाइथागोरस थ्योरम को तब ये चीज फॉलो करती। मैंने ये कहा ना लगभग पैरेलल है, तो क्लोज अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं पर हो गया पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच का देखा जाएगा, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव्स कितना होना चाहिए, ये इस वाली वेव ने पाथ ट्रेवल किया बेटा S2P और इसने पाथ ट्रेवल किया S1P। सो पाथ डिफरेंस हो गया S2P माइनस का S1P, ये बना पाथ डिफरेंस। अच्छा, S2P को लिखने का एक तरीका है S2A प्लस AP। सो डेल x इक्वल टू S2P को लिखा बेटा S2A प्लस AP माइनस S1P। अब ध्यान देना बेटा, मैंने अभी बताया कि इस ज्योमेट्री से देखेंगे S1P अप्रोक्सीमेट इक्वल टू AP। S1P जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू AP के, यानी दोनों इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस तो आ गया S2A के इक्वल और S2A तो बेटा D sin थीटा। सो पाथ डिफरेंस हो गया बेटा D sin थीटा। अगर इसे इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रही है तो मेरे बच्चे बहुत तेजी से चिल्ला करके बोलेंगे कि यहां पर मैक्सिमा अगर मिलती थी तो पाथ डिफरेंस तो सर एल लैम्डा होता था। बिल्कुल क्लियर बात है, तो यहां पाथ डिफरेंस क्या हो चुका है, एल लैम्डा। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, अब ध्यान देते हैं, अगर ये पाथ डिफरेंस बेटा एल लैम्डा है तो डी, और मैंने बोला कि इसकी वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी से तो बहुत कम है, और अगर बहुत कम है तो ये एंगल भी बहुत छोटा, और अगर एंगल छोटा होगा तो क्या मैं फॉर स्मॉल एंगल क्या मैं साइन थीटा की जगह स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाकर थीटा लिख सकता हूं। बच्चे कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, और टेन थीटा की जगह भी तो थीटा लिख लेते, तो इस थीटा की जगह अपन लोग टेन थीटा लिख देंगे, क्योंकि जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी थीटा के इक्वल हुआ करता है। सो आ जाएगा अपने पास में डी साइन थीटा की जगह आ गया टेन थीटा इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, और यहां से तो आ जाएगी अपने पास में वैल्यू डी टेन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। देन डी, अगर मैं देखो इस वाले ट्रायंगल में, इसको नाम दे देता हूं मैं POQ। तो ट्रायंगल POQ में देखो तो टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर यानी बाई अपॉन में बेस यानी डी, तो टेन थीटा की जगह बाई अपॉन में डी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बच्चे बोलेंगे सर बाई की वैल्यू तो आ गई डी लैम्डा बाई स्मॉल डी टाइम्स ऑफ एन। ये पोजीशन हो गई, और ये पोजीशन तो nth ब्राइट फ्रिंज की यानी nth मैक्सिमा की।
अब मैं कहूं बच्चे ये बताओ जरा, अगर यहाँ nth मैक्सिमा ना हो, फर्स्ट मैक्सिमा हो तो क्या होगी? तो बच्चे बोलेंगे सर तब तो पोजीशन फर्स्ट मैक्सिमा की भी आ जाएगी, n की जगह 1 लिख देंगे तो d लैम्डा बाई डी आ जाएगी। मैं कहूँ सेकेंड हो तो क्या होगी? बच्चे कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, तो 2d लैम्डा बाई डी आ जाएगी। मैं कहूँ बताओ थर्ड होगी तो क्या आएगी? तो बच्चे कहेंगे 3d लैम्डा बाई डी हो जाएगी। यहां तक बात, बहुत अच्छी बात है। मैं बच्चों से बोलूं कि अगर इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो d है और वेवलेंथ भी d हो, तो क्या बच्चे इनफाइनाइट पर भी एक मैक्सिमा बनेगी? मेरे बच्चे कहेंगे सर इनफाइनाइट पे तो मैक्सिमा नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं इसको लैम्डा को अगर d लिखूंगा, d से d कैंसिल, तो साइन थीटा यानी साइन 90 की तो वैल्यू क्या होती बेटा, ये बढ़ता चला जाएगा और साइन 90 बनेगा, और साइन 90 की तो वैल्यू 1 हुआ करती थी। इनफाइनाइट पर अपन लोग नहीं मान के चलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहीं पर मैं ये बोल दूं कि हो सकता है यहाँ पर मिनिमा मिल रही होती, रिजल्टेंट वेव जाती और वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, तब पोजीशन क्या होती? तो कोई यार बात दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ मिनिमा मिल रही होती तो क्या करते, तब इस पाथ डिफरेंस की जगह n लैम्डा नहीं लिखते। तो पाथ डिफरेंस की जगह बेटा क्या लिखते? तब पाथ डिफरेंस की जगह हमें अच्छे से पता है कि मिनिमा के लिए 2n + 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा लिखते, तो यहां पर आ जाता 2n + 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। सो d tan थीटा की जगह वही y/d इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो d की तो y की तो वैल्यू आ जाती 2n + 1 टाइम्स ऑफ d लैम्डा अपॉन 2d। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए बेटा n की जगह 0 पुट करते, सेकंड के लिए n की जगह 2, थर्ड के लिए इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाता है। यहां तक बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। इसी चीज को अगर अपन लोग एक और तरीके से सोचें, दूसरी तरीके से, मान लो न्यूमेरिकल में इस तरीके से अगर दो सोर्स थे ऐसे और ऐसे, S1 और S2, और इधर निकालनी थी मुझे, ऐसे ना दिया होता न्यूमेरिकल में, इस तरीके से दिया होता कि एक सोर्स है S1 यहां पर, एक सोर्स है बेटा S2 यहां पर, ऐसे ये दो सोर्स है, एक है S1 और एक है S2, और इनके बीच का जो डिफरेंस है S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 लैम्डा। ये दोनों सोर्स एक साउंड वेव, दोनों सोर्स साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इफ सोर्सेस S1 and S2 produces sound waves of wavelength lambda, then find the distance x then find the distance x such that intensity is maximum। और मैं ये बोलूं कि ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस भी नहीं बेटा यहां पर लिख लें अपन लोग मिनिमम डिस्टेंस एक्स, क्योंकि बहुत सारे डिस्टेंसेस आएंगे, बहुत सारी वेक्टर मिलेंगे। और डिस्टेंस एक्स है क्या बेटा, समझो डिस्टेंस एक्स ये है इस तरीके से कि यहां पर साउंड डिटेक्ट कर रहा है ऐसे करके, इसके अबाउट ऐसे मूव करेगा, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है यहां तक की वो है कैपिटल डी, ये वैल्यू है कैपिटल डी, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी, और कैपिटल डी की जो वैल्यू है फिर से कंडीशन है कि मच ग्रेटर देन लैम्डा। फिर से अपन लोग को फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एंड एक्स इज दिस। जिधर पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी
मिलेगी उसकी मिनिमम डिस्टेंस बतानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो बेटा, अब इस बार में फिर से यहां से एक बार S1 से साउंड वेव चलेगी, ये कोई पॉइंट P लेट कर लिया, और S2 से साउंड वेव चलेगी, इस पॉइंट पर इंटरफेयर ऐसे कर जाएंगे। तो जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो अपन लोग फिर से मान के चलेंगे कि एंगल जो होगा, मैंने लेट कर लिया ये वाला एंगल तो थीटा है, तो एंगल तो बहुत छोटा होगा, और एंगल बहुत छोटा होगा तो अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसी होंगी बेटा, इक्वल। मैंने ये पॉइंट ले लिया A, सो AP और S2P लगभग बराबर होंगी, देन AP अप्रोक्सीमेट इक्वल टू S2P, ये दोनों लगभग बराबर होंगे। और अगर ये दोनों लगभग बराबर हैं तो ये वाली वैल्यू 2 लैम्डा है, तो इतनी वैल्यू, ये तो हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल में, तो ये वाली वैल्यू तो बेटा होगी 2 लैम्डा कॉस थीटा। तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो पाथ डिफरेंस है पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह, भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, तो इतना ही तो पाथ डिफरेंस आया, और पाथ डिफरेंस हो गया अपने पास में 2 लैम्डा कॉस थीटा। बच्चों से बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस होना किसके बराबर चाहिए, अगर यहाँ पर मैक्सिमम मिल रही तो वो तो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो बोल दिया कि पाथ डिफरेंस तो n लैम्डा होगा। और अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो एक कंडीशन और दी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ x, भाई x की मिनिमम डिस्टेंस है तो कौन सा वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, क्या nth मैक्सिमम मिलेगी, नहीं सर, यहां पर तो फर्स्ट मैक्सिमम मिलनी चाहिए, तो इस n की जगह तो 1 लिख देंगे, यानी कि मिनिमम के लिए ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, यानी 2 लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा से तो लैम्डा मार दिया, यानी कैंसिल हो गया, सो कॉस थीटा की तो वैल्यू आ गई बेटा 1/2। अच्छा, बहुत अच्छे से पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा कितना होना चाहिए, बच्चे कहेंगे सर थीटा तो π/3 हो गया। अब थीटा अगर π/3 आ गया, ध्यान देना बेटा, मैंने यहां से अगर ये थीटा π/3 है तो इस ट्रायंगल की बात करूं, मैंने ये पॉइंट O ले लिया, सो इन ट्रायंगल S1PO इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो S1PO ट्रायंगल में अगर मैं लिखूं tan थीटा, तो tan थीटा होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, x, बेस इज d, सो x की तो वैल्यू आ गई d tan थीटा। तो मुझे इस x की तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, ये तो मिनिमम वैल्यू है जब मैं मैक्सिमा की वैल्यू n इक्वल टू 1 पर ले रहा हूं, तो d tan थीटा निकाल चुका हूं मैं, थीटा है 60 डिग्री यानी π/3, एंड π/3 इज व्हाट, √3, सो x की वैल्यू आ गई √3 टाइम्स ऑफ d। ये पॉइंट क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। चलो एक और ध्यान देना, अच्छा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है बालक, कि मान लो 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं, एक S1 है और ये दूसरा S2 है, ये 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं, और ये जो 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं वो उनके बीच का सेपरेशन कुछ गिवन है, एंड दिस सेपरेशन इज 3 लैम्डा। इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो 3 लैम्डा है। और ये सोर्स कुछ इस तरीके से रखे हैं, किसी एक वायर है, कोई एक वायर, सर्कुलर वायर, ऐसे कोई एक सर्कुलर वायर है, सॉरी, ऐसे ये सर्कुलर वायर जिसका सेंटर यहां पर है, ये ऐसे रखें कि इनका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है, ऐसे इस तरीके से रखें, और ये यहां से O से एक कोई पॉइंट इस वायर पर है P, इस P पॉइंट पर इन दोनों सोर्सेस से वेव्स निकलती हैं जिनकी वेवलेंथ है लैम्डा, साउंड वेव, और इंटरफेयर कर जाती है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज लैम्डा, और इंटरफेयर करने के बाद मैं बोल रहा हूं यहां पर बनाती मैक्सिमा, इफ
maxima is produced, then find the value of theta। तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है ऑन द वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बेटा हर समय थीटा यहां पर नहीं होगा, मैक्सिमम मैंने पी पॉइंट तो वेरिएबल है, पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। मैंने पूछ लिया कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहां पर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। चलो बनाते हैं, ध्यान देना जरा। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, समझो फिर से वही कहानी है। अगर ये वैल्यू थीटा है तो यार ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि वेवलेंथ और ये कंपेरेबल है, और वेवलेंथ और ये दोनों कंपेरेबल है। लार्ज वायर है, ये गिवन है, तो ये वाला भी एंगल अपन लोग क्या लेट करेंगे, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा लेट करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा 90 डिग्री। तो बच्चे कहेंगे सर ये जो पाथ डिफरेंस आया वो तो 3 लैम्डा कॉस थीटा आ गया। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो पाथ डिफरेंस यानी 3 लैम्डा कॉस थीटा जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर मैक्सिमम मिल रही तो ये वैल्यू तो होनी चाहिए n लैम्डा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो मैंने लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर दिया, सो 3 cos थीटा इक्वल टू n। अब समझो ये जो पॉइंट P है वो यहां भी हो सकता था, और जब यहां होगा तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम मिलने के लिए या तो n की वैल्यू फॉर मैक्सिमम n शुड बी इक्वल टू 0 और 1 और 2 और 3 अप टू। तो पहले एक बार तो 3 cos थीटा, n की जगह 0 रखा, cos थीटा यानी 0, तो थीटा की वैल्यू तो आ गई 0 डिग्री। एक चीज। दूसरा इन्होंने बोला कि n की जगह 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिखा, सो cos थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ पर 3 cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा की तो वैल्यू हो गई 1/3, यानी थीटा हो गया cos इनवर्स 1/3। तीसरा मैंने बोला यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, तो 3 cos थीटा इक्वल टू 2, देन थीटा इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 2/3। और चौथा बोला बेटा कि 3 भी होना चाहिए, तो 3 cos थीटा इक्वल टू लिखा 3, तो थीटा इक्वल टू आ गया 3/3 यानी 1। सो थीटा की वैल्यू 1 किस में होती है बेटा, cos में 1 जो वैल्यू होती है वो, सॉरी 0, यहाँ पर थीटा 0, cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी π/2। जैसे ही मैंने लिखा 1 यानी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। इसके बाद नहीं बनेगा, अब नहीं, यहां तक तो ठीक है, इन पोजीशंस पर मिल जाएंगे थीटा के इन वैल्यूज के लिए वैल्यू अपन को मिल जाएंगे। इसके बाद नहीं मिलेंगे। इसके बाद क्यों नहीं मिलेंगे, इसके बाद बेटा इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि जब हम लोग थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है यहां पर रख देना, और ये जो होगा अपने पास में मैक्सिमम, भाई इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो तो 3 लैम्डा आ गया। अब समझो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में जो बड़ी वाली साइड होती है यानी S1P वो हमेशा होती है छोटी वाली दो साइड्स के सम से छोटी, तभी ट्रायंगल फॉर्म होता है, यानी S2P प्लस S1 S2 के इक्वल होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू दिस। और पाथ डिफरेंस तो अगर मैं मान लू यहां पर पहुंचा तो थीटा कितना हो चुका है बेटा, 0 डिग्री हो चुका, तो पाथ डिफरेंस यहां पर कितना होगा, S1P माइनस S2P। और वो पार्ट डिफरेंस यहां पर मैंने जो निकाला है वो आया किसके इक्वल है, वो तो आ चुका है 3 लैम्डा के इक्वल। भाई अगर 3 लैम्डा ही 3 यहां रखा n लैम्डा, तो 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस आ गया, और 3 लैम्डा तो S1 S2 है यानी बराबर आ गया। तो एक्चुअल में तो अगर मैं लॉजिकल देखूं तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग अपन लोग देख लेंगे कि यहां पर बन सकती है। ठीक है, यहां तक बात आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दो। मान लो अपने पास में कोई दो साउंड सोर्स है, ये वाई एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस है, और अपने पास में कोई दो साउंड सोर्स है इस तरीके से, एक साउंड सोर्स लेट से S1 एंड नेक्स्ट इज S2। इस S1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,8 है। यहां पर कोई पॉइंट है बेटा D, इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट है x,0। x,0 मतलब इधर से इधर तक की डिस्टेंस तो x है। एक वेव चली इधर से ऐसे साउंड वेव, और एक साउंड वेव इधर से ऐसे चली। अब बात आ रही है, मैंने कहा कि ये जो वेव चल रही है यहां से, तो साउंड के जो सोर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और वो फ्रीक्वेंसी तो है 130 हर्ट्ज, और स्पीड जो है वो बेटा दे रखी 260 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कोहेरेंट सोर्स है। तो हमें फाइंड आउट करनी, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। चलो कोई नहीं, निकालते हैं, समझो जरा। एक चीज ध्यान देना बेटा, ये 0,8 है, तो यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 8, ये x, तो ये हो गई √8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस x स्क्वायर। अब मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस तो यार होना चाहिए n लैम्डा के इक्वल, तो निकाल लेते हैं। पहले इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालेंगे, कितना होना चाहिए। सो पाथ डिफरेंस वो क्या होगा, दिस माइनस दिस, भाई S1D माइनस S2D, तो पाथ डिफरेंस तो आ गया S1D माइनस का S2D, एंड S1D इज व्हाट, √64 प्लस x स्क्वायर एंड माइनस x2D मींस x। ये आ गया पाथ डिफरेंस। अच्छा, ये पाथ डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो हमें तो यहां पर मिल रही बेटा मैक्सिमा, और मैक्सिमा के लिए अगर हम लोग इस चीज को देखें तो क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए, तो ये वैल्यू होनी चाहिए n टाइम्स ऑफ लैम्डा के। ये तो होना चाहिए पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ लैम्डा, यानी S1D माइनस S2D शुड बी इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ लैम्डा, एंड लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा अगर निकालें तो लैम्डा होगा स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू √64 प्लस x स्क्वायर माइनस x, एन स्पीड दे रखी बेटा 260 एंड 130, ये हो गई इक्वल टू √64 प्लस x स्क्वायर माइनस x। इससे इसे कैंसिल किया, 2 आ गया, x को इधर लेकर के गए, देन 2n प्लस x इक्वल टू √64 प्लस x स्क्वायर, और इसे अगर अपन लोग स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, भाई दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा 4nx इक्वल टू 64 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से तो x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, 4 से अपन लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस nx माइनस 16 इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से nx इक्वल टू 16 माइनस n स्क्वायर, सो x की वैल्यू तो आ गई 16 माइनस n स्क्वायर अपॉन में n, ये हो गई x की वैल्यू। अगर ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा 16 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई n। पूछा क्या गया, यहां पर पूछा गया भाई कि हमें फाइंड आउट करनी x की वो वैल्यू जिनके लिए यहां पर रिजल्टेंट कैसा मैक्सिमा हो। अब समझो बेटा मैक्सिमा कहां पर होगा, मैं पहले अगर n की वैल्यू 0 यहां पर पुट करूं, या मैं एक काम करता हूं n की वैल्यू, भाई x की वैल्यू अगर हम लोग पाथ डिफरेंस ही तो देखना है ना, तो पाथ डिफरेंस अपना क्या क्या होना चाहिए, देखो 16 माइनस n स्क्वायर,
ठीक है। एन की वैल्यू एक बार 0 रखें, तो एन की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 16 अपॉन में 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। सो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर ये वेव और ये वेव दोनों तो बराबर ही चलेंगे, तो पाथ डिफरेंस फिर से क्या आ जाएगा, 0। सो एक्स शुड बी इक्वल टू 0 एंड पाथ डिफरेंस एक्स शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड पाथ डिफरेंस इज 0। यहां पर भी मैक्सिमा मिलेगी, लेकिन इनफाइनाइट पर मैक्सिमा अपन लोग मैक्सिमा नहीं माना करते। क्यों नहीं मानते बेटा, क्योंकि अगर मैंने मान लो अपने किसी दोस्त को 20 रुपए दिए और मैंने ये बोला कि मुझे अब मेरे 20 रुपए वापस करो, वो कहेगा नहीं मैं तो एंड टाइम टेंस टू इनफाइनाइट के बाद में दूंगा, तो इसका मतलब वो मुझे नहीं देगा। तो अगर किसी को मैक्सिमा इनफाइनाइट पर सुनाई दे रही, इसका मतलब उसे सुनाई नहीं दे रहे। मैं इनफाइनाइट का मतलब कहां पर, मतलब नहीं सुनाई दे रही, और होना भी नहीं चाहिए लॉजिकली। अगर देखेंगे तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका सम तो इसके इक्वल वाली बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरी चीज, अगर मैं n की वैल्यू यहां पर बेटा 1 पुट करूं, तो अगर मैं n की वैल्यू यहां 1 पुट करूंगा तो यहां भी 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी। सो फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 बाई पार्ट डिफरेंस तो n लैम्डा के बराबर होता है ना, तो ऐसे ही रखेंगे। n इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ चुकी होगी, सो x इक्वल टू 16 माइनस 1 यानी 15 आ चुकी है। तो पाथ डिफरेंस बेटा कितना आएगा, तो पाथ डिफरेंस अगर निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस तो है अंडर रूट ऑफ 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और x की जगह अपन लोग 15 रख रहे हैं, तो यहाँ 15 रखोगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 15 मीन्स 2 to 5 माइनस 15, मतलब बन गया अपने पास में 2 to 5 प्लस 64, 225, 64, 4, 9, 6, 8, 289 माइनस 15, और ये तो शायद 17 होता, 17 माइनस 15 यानी कि 2 मीटर। तो पाथ डिफरेंस बेटा कितना आ गया, 2 मीटर का, यानी कि अब पाथ डिफरेंस आएगा कुछ 2 मीटर का। पहले पाथ डिफरेंस कितने का है बेटा, 0 का इंफिनिटी पर, फिर पाथ डिफरेंस आ गया 2 मीटर का, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी हुई, जब x की वैल्यू हुई बेटा 15, x की वैल्यू 15 की, ऐसे ये लेट कर दिया मैंने, ये 15, तो पाथ डिफरेंस इनके बीच का कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ये 15 और ये 8, तो ये 17 बन गई, 17। देखो इसका स्क्वायर करोगे 17 बनेगी, पाथ डिफरेंस 2 का आ गया। अब मैं n की वैल्यू अगर पुट करूं 2, तो n की वैल्यू यहां अगर 2 पुट करोगे, तो अगर यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आ जाएगा बेटा 16 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन में 2, दैट इज 12 बाई 2, एंड ये वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। और जैसे बेटा x की वैल्यू यहाँ पर 6 रखोगे, यानी यहाँ पर पहुंचे x की वैल्यू 6, तो वेव ऐसे आकर के मिली, तो ये 8 और ये 6, तो ये हो गई 10। पाथ डिफरेंस तो इस बार में कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो ये हो गई x की वैल्यू आ गई 6, तो पाथ डिफरेंस तो आ गया बेटा 4 मीटर। अगली बार मैंने कहा n की वैल्यू 3 पुट करो, सो n इक्वल टू 3 जैसे ही मैंने पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी, x की वैल्यू आ चुकी 16 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन में 3, 16 माइनस 9 बेटा हो गया 7 बाई 3। क्लियर है ना, देखो n की जगह 3 रखोगे तो 16 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7 बाई 3, 7 बाई 3। x की जगह अगर 7 बाई 3 रखोगे, यहाँ पर x की जगह 7 बाई 3 रख दिया, तो जैसे x की जगह 7 बाई 3 रखोगे 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 7 बाई 3 यानी 49 बाई 3, 64 इंटू 3, 2 हो गया, 6 या 18 12 192 प्लस 49 डिवाइड बाई 3, दैट इज अंडर रूट के अंदर समथिंग आएगा, तो पार्ट डिफरेंस कुछ और आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 3 एंड पाथ डिफरेंस इज 192 प्लस 49, दैट इज 9 तो 11 एंड 4 9 13 14 241 बाई 3 माइनस 7 बाई 3, ये बना। सॉरी ये 9 होता, जो भी है थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं।
अब n की जगह जैसे 4 रखोगे बेटा फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी x इक्वल टू 0, तब पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा 8 का। तो पार्ट डिफरेंस जब 8 आएगा, पार्ट डिफरेंस तब n की वैल्यू कितनी होगी 4। बस इतनी मिलनी है मैक्सिमम, यानी इन्फिनिटी वाली जोड़ेंगे नहीं तो कितने पॉइंट पर मिलेगी मैक्सिमम। बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 और 1 4 ना 7, कैसे 1 2 3 4, और इधर भी तो डिटेक्टर मूव कर सकता है, ये पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, तो 3 इधर, यानी 7 मैक्सिमम मिलेगी। ऐसे ही अपन लोग मिनिमा भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने पास में इसी से रिलेटेड है बेटा, कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिनकी वजह से हम लोग वेव की स्पीड फाइंड आउट करते हैं, और वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उनमें से इंटरफेरेंस पर ही बेस्ड है। तो एक है क्विंग ट्यूब और दूसरा है सीबेक ट्यूब। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा क्विंग ट्यूब, क्विंग ट्यूब। देखो क्विंग ट्यूब क्या है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, और इसमें हम लोग साउंड वेव की स्पीड फाइंड आउट करेंगे इसके हेल्प से। तो इट इज ए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल सेटअप based on interference of sound waves to find velocity of sound wave। समझो क्या है बेटा, ध्यान देना। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है, ये ऐसे इस तरीके का कोई यूट्यूब टाइप का होगा, ऐसे और इससे कोई दूसरा बेटा ट्यूब ऐसे फिक्स होगा, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे करके लगा हुआ होगा, जिससे साउंड बाहर ना निकल पाए। और लेकिन ये वाला जो ट्यूब होगा वो बेटा मूवेबल होगा। ये ट्यूब जो है वो है मूवेबल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पूरा। अनदर ट्यूब है मूवेबल। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर कोई साउंड का सोर्स होगा, लेट से मैंने मान लिया ट्यूनिंग फॉर्क है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन को पता होगी, और इधर है डिटेक्टर जिसे साउंड को सुनना है। ठीक है, होगा क्या, अब यहां से साउंड बेटा जनरेट होगा, इस पॉइंट से साउंड जनरेट होगा। एक तो रास्ता है साउंड का ऐसे आने का, इधर से आएगा और ये डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा, सॉरी ऐसे ये आया और डिटेक्टर तक पहुंच गया। दूसरा साउंड के आने का रास्ता ये आया और डिटेक्टर तक पहुंच गया। क्या यार ये दूसरा रास्ता। मैंने मान लिया कि जब इधर से साउंड आ रहा है तो ये इधर से जब साउंड आ रहा है तो लेंथ ट्रेवल कर रहा है L1, और जब इस तरफ से आ रहा है तो लेंथ ट्रेवल कर रहा है पूरी L2।
अच्छा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा बेटा L2 माइनस L1। और जब इनके बीच का डिफरेंस L2 मतलब इस तरीके से होगा जैसे साउंड जनरेट किया और मैं डिटेक्टर हूं, मैंने यहाँ पर कान लगा करके सुना, कान लगा करके सुना तो पहले हमें हो सकता है साउंड कम सुनाई दे, धीरे धीरे मैंने इसको सेट किया, इसको सेट करने के बाद में क्या हुआ, साउंड बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया जब मुझे साउंड की मैक्सिमम वैल्यू सुनाई थी, यानी मैक्सिमम मुझे मिल गई। मुझे ये नहीं मालूम है कौन सी मैक्सिमम, मैंने मान ली nth मैक्सिमा है तो मुझे nth मैक्सिमा यहां मिल गई, मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया तो मैंने निकाल लिया कि भाई इसके और इसके बीच की कुछ लेंथ का डिफरेंस होगा और वो पाथ डिफरेंस कितने इक्वल होना चाहिए, यहां से यहां तक तो पाथ है L1 और यहां से यहां तक पाथ है L2, तो ये पाथ डिफरेंस तो हो गया L2 माइनस N1 और nth मैक्सिमा अगर सुनाई दिए तो इसका पाथ डिफरेंस तो L लैम्डा के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या काम किया, फिर इस डिस्टेंस को इस पाइप को थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कराया, थोड़ा सा आगे मूव कराया, बहुत हल्का। अब की बार में मैक्सिमा नहीं सुनाई दी, थोड़ा सा कम साउंड सुनाई दिया। कैसे देखो, पहले पाथ डिफरेंस n लैम्डा था तो मैक्सिमा सुनाई दी, अब मैंने थोड़ा सा साउंड और आगे इसको पाइप को थोड़ा सा और शिफ्ट कराया तो पाथ डिफरेंस थोड़ा सा और बड़ा होगा, मैंने मान लिया n लैम्डा प्लस 0.1 लैम्डा, इतना पाथ डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा और बढ़ गया। तो क्या इसमें मैक्सिमा सुनाई देगी, मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं। क्या मिनिमा, ना सर, मैक्सिमा में तो ये n लैम्डा होना चाहिए और ये यहां पर भी इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए था, यानी n+1 लैम्डा हो जाता, यानी प्लस का लैम्डा आ जाता, पॉइंट में फ्रैक्शन में तो वैल्यू नहीं आनी। और मिनिमा के लिए यहां पर λ/2 हो जाना चाहिए था। अरे यार पता तो ना, मैक्सिमा के लिए वैल्यू या तो n लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या 4 लैम्डा हो या 5 लैम्डा हो या n-1 लैम्डा हो या n लैम्डा या n+1 लैम्डा हो, यानी n लैम्डा प्लस लैम्डा मैक्सिमा होगा और 2n+1 टाइम्स ऑफ λ/2 इसके लिए मिनिमा होता। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करो तो n लैम्डा प्लस λ/2 होता तब मिनिमा मिलती, यानी 0.5 लैम्डा होता तो मिनिमा मिलती। वो तो है नहीं, तो ना तो यहां पर मैक्सिमा होगी ना मिनिमा होगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इस पाइप को और शिफ्ट किया, पाथ डिफरेंस और बड़ा, मैंने कहा n लैम्डा प्लस 0.2 लैम्डा, अभी भी ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। थोड़ा सा और शिफ्ट किया, अब ये हो गया n लैम्डा प्लस 0.3 लैम्डा, अगली बार फिर से ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। थोड़ा सा और शिफ्ट किया, n लैम्डा प्लस 0.4 लैम्डा, ना तो मैक्सिमा मिली ना मिनिमा मिली। नेक्स्ट टाइम जैसे ही ऐसे किया, यहां पर मिल गया बेटा 0.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा तो λ/2 है, इसका मतलब यहां पर मिल गई मिनिमा। अब साउंड ऐसा लगा के सुना, जैसे सुना ऐसे पता लगा मुझे कि यहां पर तो मिनिमम साउंड आ रहा है, पता लग गया बेटा यहां मिनिमा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। फिर और बढ़ाया, अगली बार 0.6 लैम्डा, 0.7 लैम्डा, नेक्स्ट आ गया फिर से 1 लैम्डा, यानी n+1 लैम्डा मिला, सुना साउंड, अरे ये तो मैक्सिमा है। जैसे मैक्सिमा मिली, मैंने मान लिया यहाँ का जो पाथ डिफरेंस था वो n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब एक बार मैंने निकाला पाथ डिफरेंस किसी मैक्सिमा पर, देखा वो L2 माइनस L1 था, इस तरीके से सेट किया, स्केल से इसे मेजर कर लिया। बाद में मैंने देखा, फिर से सुना, धीरे धीरे बढ़ाते जैसे ही मुझे मैक्सिमा मिला, मैंने स्केल से देख लिया कि इतना पाथ डिफरेंस पर अगली मुझे मैक्सिमा मिली, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, और वो कितने पर मिलेगी। मैंने लेट से इसे थोड़ा सा x शिफ्ट कर दिया, तो अगर इधर x शिफ्ट किया तो ये वाला भी तो x शिफ्ट हो गया, यानी पाथ डिफरेंस कितना है, पहले तो L2 था, अब कितना हो चुका बेटा L2 प्लस x, यानी L2 प्लस 2x। तो इधर वाला जो वेव, इस तरफ वाली जो वेव पार्ट ट्रेवल करेगी वो कितनी करेगी, L2 प्लस 2x, और इधर वाली तो फिक्स थी, वो तो L1 ही करेगी। और मिली मुझे अगली मैक्सिमा, वो कहां पर मिलेगी, n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। इसको मान लिया बेटा इक्वेशन 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होना चाहिए, यानी कि सेकेंड से फर्स्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन है बेटा L2 प्लस 2x माइनस L1, इससे माइनस किया L2 माइनस L1, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी बेटा, n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस n लैम्डा। तो L2 से तो L2 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, तो 2x की वैल्यू आ गई बेटा n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस n लैम्डा।
एन लैम्डा से एन लैम्डा कैंसिल, तो यहां से वेवलेंथ तो अपन लोगों ने निकाली। अब इसका यूज किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और वेलोसिटी तो बेटा होती है v इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। एफ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके, सोर्स की, और सोर्स की तो फ्रीक्वेंसी नोन होगी, अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क है तो इसके ऊपर लिखी होगी, या और कोई साउंड सोर्स होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी नोन होगी, तो v इक्वल टू नोन फ्रीक्वेंसी लिख दी, और लैम्डा की वैल्यू तो पता लगे कितनी है, 2x है। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो ठीक है निकाल लिया, लेकिन x है क्या, x तो बेटा डिस्टेंस है, और मैंने x अगर इधर बढ़ाया है किसी पोजीशन से तो उसकी वैल्यू तो स्केल से मेजर कर सकते हैं, तो यानी x नोन है, तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी नोन है, तो स्पीड तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाला जो सेटअप था ये तो क्विक ट्यूब है। ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाएगा जिसका भी यही यूज है। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना बेटा उसे नाम देंगे अपन लोग सीवेक ट्यूब। एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना सीवेक ट्यूब। तो अगला है सीवेक ट्यूब, देखो क्या है। So next is सीवेक ट्यूब। नेक्स्ट इज सीवेक ट्यूब। इसका भी यूज बेटा ये भी बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव है, और इसका भी यूज वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए करते हैं। है क्या, समझो इस तरीके का कुछ सेटअप होगा। इस तरीके से मान लो ये कोई पाइप है ऐसे, यहां पर कोई साउंड सोर्स है और इधर कोई डिटेक्टर है। इस पाइप में इस तरफ कोई बेटा यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अगर नहीं लगेगा साउंड सोर्स से साउंड वेव जाएगी, वो तो ऐसी ही चली जाएगी, केवल एक वेव सुनाई देगी, तो इंटरफेरेंस होगा कैसे, तो बेस्ट कैसे हुआ इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब उधर नहीं जानी चाहिए। इसे मैं क्लोज कर दूंगा किसी मूवेबल पाइप से। अब क्या होगा बेटा ध्यान दो, इधर से साउंड जनरेट होगा, ऐसे जाएगा। एक तो ये साउंड डायरेक्ट डिटेक्टर के पास आया, दूसरा ये टकरा करके गया इधर, फिर वापस आया इधर, और फिर इससे इंटरफेयर कर गया। मैंने लेट्स कर ली कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा तो L है। इसका मतलब इस वाले साउंड में, कौन से वाले में, इस वाले साउंड में और इस वाले साउंड में पाथ डिफरेंस कितने का है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां से यहां तक तो पाथ सेम है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, इधर भी आकर के मिल गए पाथ सेम, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, यहां से यहां तक है और वो तो 2L है, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आ गया वो आ गया 2L। अच्छा, इस पाथ डिफरेंस पे धीरे धीरे हमने जब इसे मूव किया, मैंने सुना कि मुझे मैक्सिमा सुनाई दी, और मैक्सिमा के लिए तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, L लैम्डा। फिर इस पिस्टन को थोड़ा सा आगे ऐसे शिफ्ट करते गए अगली मैक्सिमा, और सुन ले बिल्कुल वैसे ही, पहले थोड़ा शिफ्ट किया 0.1 लैम्डा, फिर पाथ डिफरेंस 0.2 लैम्डा और बढ़ा, फिर 0.3 लैम्डा बढ़ा, फिर मिनिमा आई, फिर ऐसे मैक्सिमा आ गई अगली। तो अगली मैक्सिमा तब आई जब ये पिस्टन x डिस्टेंस चल के आ गया इधर, ये x डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो साउंड जनरेट हुआ होगा वो यहां से यहां तक गया, ऐसे गया, तो x और x 2x चला, तो पाथ डिफरेंस अब नया कितना आ गया बेटा, वो 2L प्लस 2x हो गया। अगली जो अपने को मैक्सिमा मिली वो n प्लस 1 लैम्डा। अगेन इससे इसे माइनस करोगे बेटा 2L से, तो 2L कैंसिल, सो 2 माइनस 1 अगर करेंगे अपन लोग सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 2L से 2L कैंसिल, बचा 2x, L लैम्डा से L लैम्डा कैंसिल, बचा लैम्डा। तो लैम्डा की तो वैल्यू आ गई 2x। ऐसे ही सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो नोन हो गई, तो स्पीड अपन लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा की वैल्यू 2x, तो 2x इनटू f। इस तरीके से अपन लोग साउंड की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ये कुछ ऐसे सेटअप है। चलो इस पर बेस, या जरूरी नहीं बेटा एडवांस में डायरेक्ट इस पर बेस कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए, हो सकता है कुछ इससे अलग न्यूमेरिकल पूछते, कुछ अलग सेटअप बना दे,
कोई भरोसा नहीं, तो ऐसा ही एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें कुछ अलग सेटअप होगा, मान लेते हैं, ध्यान दो। देखो कुछ इस तरीके का है, मान लो ये कोई साउंड सोर्स है एस, और इधर से कि ये पाइप है ऐसे, इस तरीके कोई सेटअप है। और इधर डिटेक्टर है, इसके सेमी सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो है आर, और उसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दे रखी। स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड is 340 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड, अच्छा ये जो साउंड सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉनिक कोई साउंड सोर्स होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है होगी, एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरी फ्रॉम, फ्रीक्वेंसी इज वेरी फ्रॉम, सॉरी क्या यार, फ्रीक्वेंसी इज वेरी फ्रॉम 1000 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। तो बेटा इसमें हमें फाइंड आउट करनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है जिस पर हमें मैक्सिमम मिले इंटरफेरेंस के बाद में। फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज at which detector will hear maximus। अब समझो बेटा, ध्यान देना जरा, इस बार में ये जो सेटअप है इनकी लेंथ को चेंज नहीं किया गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरी कर दी गई, कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बनाया गया होगा। अब उस पर मैक्सिमम मिले तो क्या क्या होगा समझो। तो कैसा भी बना सकते हैं सेटअप, तो बना लेंगे यार। पहले तो पाथ डिफरेंस निकालते हैं कितना होगा। तो यार पाथ डिफरेंस कितना होगा समझो, यहां से वेव अगर चलिए ऐसे, एक तो तरीका है कि सीधी चली जाए, दूसरा है कि ये वेव ऐसे जाएगी। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर पाथ डिफरेंस तो केवल इस वाले से इतने को माइनस करो वही होगा, बाकी तो सारा का सारा सेम ट्रेवल कर रही है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स तो आ जाएगा बेटा पाई, यहां से यहां तक की लेंथ पाई आर, माइनस यहां से यहां तक की 2 आर तो कॉमन ले लिया, ये बची बेटा पाई माइनस 2, ये आ गया पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, बच्चे बोलेंगे सर ये तो एन लैम्डा के बराबर होगा, सो आर टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास में एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा, आर तो मुझे पता है कितनी है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 2 इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होगा बेटा स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सो स्पीड हो गई वेव की 340 और फ्रीक्वेंसी तो हो गई एफ के इक्वल। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.2 इंटू 3.14 माइनस दिस 1.14 इक्वल टू एन इंटू 340 अपॉन में एफ। तो फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू आ जाएगी बेटा n इंटू 340 अपॉन में 2.28 यानी 0.228। ध्यान दो, अब मैं n की वैल्यू बेटा 0 तो नहीं रख सकता भाई, अगर मैक्सिमम मिलती तो या तो n की वैल्यू 0 रखते थे या 1 रखते थे, लेकिन 0 तब रखते जब पार्ट डिफरेंस 0 होता था। यहां तो पार्ट डिफरेंस 0 है ही नहीं, ये तो बात क्लियर है कि पार्ट डिफरेंस तो पाई आर माइनस 2 आर है, तो 0 तो नहीं रख सकता। कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 से। तो फॉर n इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए 340 डिवाइड बाई 0.228 और जैसे ही इसकी वैल्यू 340 डिवाइड बाई 0.228 रखी तो ये वैल्यू लगभग बेटा आ जाएगी 490 हर्ट्ज। अगली बार में मैंने n की जगह जैसे 2 रखा तो आ जाएगी 2 इंटू 340 अपॉन 0.228 तो ये आ जाएगी 2890 हर्ट्ज।
अगली बार में मैंने बेटा n इक्वल टू 3 रखा, n इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 340 अपॉन में 0.228, तो अब की बार में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो वो 14 3 जा मतलब 4000 से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी कहां से कहां तक कर रहे हैं, इससे इसके बीच में, तो कौन सी सुनाई देंगी, केवल 2890 हर्ट्ज एंड 1490 हर्ट्ज, ये दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी। तो मेरे बच्चे यहां तक बात क्लियर हो गई, सारी बातें समझ में जहां तक है आ चुकी होंगी। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे, वाइब्रेशंस किस तरीके से साउंड वेव का होता है उसमें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।